अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने लगे हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस यूनिवर्स के बारे में टोटली तौर पे बदल देगा। अभी रिसेंटली एक ट्रेंडिंग सीरीज चल रही है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है थ्री बॉडी प्रॉब्लम। अब मैं उस मूवी के या उस सीरीज की कहानी बता के उसे स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन मैं कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करूँगा सबसे पहले, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी पर्सपेक्टिव पूरी तौर पे बदल देंगी। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को सिर्फ थ्योरी ही कहा जाता है, जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या प्रोबेबिलिटी थ्योरी, क्यों उन्हें साइंटिफिक लॉ नहीं बनाया जाता। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात जो मैं करूँगा वो है एलन मस्क से रिलेटेड कि क्या उसके बाप ने प्रोबेबिलिटी थ्योरी या प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक, थ्री बॉडी प्रॉब्लम। तो ये आप ये भी सोच रहे होंगे कि तीनों टॉपिक एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन तीनों में मैं क्यों एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कॉमन है, वो है प्रोबेबिलिटी, द चांस। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स का। आइंस्टाइन ने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी या ये प्रेजेंट की थी कि अगर थ्री मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस में हों तो उनकी मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, हम तो अपने सोलर सिस्टम में अपनी अर्थ की मूवमेंट या मार्स की मूवमेंट, सन की मूवमेंट बड़ी अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम। अब हमारे सोलर सिस्टम में सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट स्टार वो है सन, इसलिए हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर तीन हैवी ऑब्जेक्ट आ जाएं, जैसे कि तीन ब्लैक होल एक जगह पे आ जाएं या तीन स्टार एक जगह पे आ जाएं, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हर किसी की ग्रेविटी दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेगी। तो इसी तरह इस प्रॉब्लम में हमेशा क्योटिक पैटर्न्स बनते हैं, कभी भी सिंपल पैटर्न नहीं बनता। जैसे कि जब आप कॉइन्स फ्लिप करते हैं, आपको ये तो पता होता है कि 50% हेड आएगा, 50% टेल आएगा, लेकिन कब हेड आएगा और कब टेल आएगा और कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसे कहते हैं रैंडमनेस। तो उस बिहेवियर में भी रैंडमनेस है और यही कॉमन है हमारे इस तीनों टॉपिक में। तो इसलिए उस प्रॉब्लम का कभी भी आज तक सोल्यूशन नहीं निकला, और जो भी बंदा आपको रैंडम प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहे कि मुझे पता है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपको फ्रॉड कर रहा है। इसी तरह गैम्बलिंग की जितनी गेम्स रैंडमनेस पे हैं, उसमें हमेशा कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जो भी लोग ये दावा करते हैं वो झूठ बोलते हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। तो पहली तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगी कि ये थ्री बॉडी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन आज तक कोई भी नहीं निकाल सका। और आप बाकी सीरीज देखें, आपको पता चलेगा कि इसमें इस बारे में क्या बताया गया है। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है कुछ चीज़ों को हमेशा थ्योरी क्यों कहा जाता है, उसे लॉ क्यों नहीं बना दिया जाता, जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जैसे कि प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी। असल में इन सब में इन्वॉल्व है प्रोबेबिलिटी। जब किसी चीज़ में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो जाती है तो उसका कभी भी रिजल्ट सेम नहीं आता। साइंस में किसी भी चीज़ का लॉ बनने के लिए बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अब जब भी उसको परफॉर्म करें रिजल्ट सेम आए। जैसे कि ग्रेविटी चीज़ों को अपनी तरफ नीचे खींचती है, आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे वो हमेशा नीचे ही गिरेगा, तो ये बन गया ग्रेविटी का लॉ। अब जैसे कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का कानून। ये ये क्यों लॉ बन गया, क्योंकि इसमें हमेशा एक ही जैसा रिजल्ट आता है, आप जितनी दफ़ा भी मर्जी कर लें। अब इसी तरह जब प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी तो आप उसको कभी भी लॉ नहीं बना पाएंगे या लॉ कह नहीं सकते, वरना आपको अपनी साइंस की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है तो कुछ जानदार तो इन्वॉल्व होके वो बन गए, जो कि कहा जाता है इस थ्योरी में, लेकिन कुछ नहीं बन सके। वो क्यों नहीं बन सके, इसके आंसर आज तक नहीं मिले। अब इंसान बंदरों से बना है या नहीं बना, ये हम सारी बात है, रिलीजियसली हम तो नहीं मानते। और लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव इस मामले में ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को चुन लिया तो बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी ह्यूमन लाइक। जैसे कि हम क्यों एकदम कहते हैं कि बंदर से इंसान नहीं बना, क्योंकि देखने में तो वो किसी तरीके का हमारी तरह हैं, उनके भी दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, चेहरा है, हमारी तरह खड़े होते हैं, चलते हैं, लेकिन उनमें वो समझ बूझ वो अकल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ऐसी स्पीशीज़ जो दिखने में एक जैसी होंगी, लेकिन उनमें से इंसान को चुन लिया, तो मतलब उसको उसमें उसमें अपना इल्म नॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि उसे आज के इंसान तरक्की करने में हेल्प देता है। अब चूँकि इन थ्योरीज़ में कभी भी प्रोबेबिलिस्टिकली, जैसे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट है, कहा जाता है कि रोशनी की स्पीड, लाइट की स्पीड से भी तेज़ एक चीज़ सफ़र कर सकती है, और वो है डाटा। लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट अकॉर्डिंग टू, जिसमें थ्योरी है कि आप एक साइड पे पार्टिकल का स्टेट चेंज करेंगे, दूसरी साइड पे अचानक चेंज होगी, चाहे वो लाइट ईयर दूर क्यों ना हो। लेकिन आइंस्टाइन ने कभी इसको नहीं माना, और जितनी फिजिक्स मुझे नॉलेज है मैं भी इसको नहीं मानता।
مجھے یہ اسپوکی ایکشن لگتا ہے، مجھے لگتا ہے اس میں سم تھنگ از فشی، دال میں کچھ کالا ہے، ادھر کچھ فزکس بیٹھ نہیں رہی، میچ نہیں کر رہی، اس لیے اس میں کوئی پرابلم. لیکن لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ہوپ ہمیں جلد ہی اس چیز کا آنسر مل جائے گا کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنی سوڈو سائنس ہے. سوڈو سائنس پہ بھی ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے کہ کن ٹاپکس کو سوڈو سائنس میں ایکسپلین کیا جاتا ہے. اب بات ہے ہم تیسری چیز کی طرف، جو کہ ہے کیا ایلون مسک کے باپ نے پروبیبلٹی پرابلم سالو کر لی تھی. مطلب اس کا دعویٰ یہ تھا، وہ بی بی سی، سی این بی سی اور بہت سے چینلز پہ آیا، امریکن چینلز پہ، اس نے کہا کہ میں نے فیبوناچی سیریز کے ذریعے پروبیبلٹی پریڈکشنز کا حل نکال لیا ہے. یعنی کہ وہ کسی گیم آف رولٹ، بلیک جیک یا اور بھی ایسی جو پروبیبلٹی گیم ہے، لوڈو کا ڈائس یا کوائن فلپ، اس میں وہ بتا سکتا ہے ایگزیکٹلی 90 اور 100% پروبیبلٹی کہ کیا آئے گا نیکسٹ پریڈکشن. لیکن اس نے کہا کہ دنیا کا سسٹم تباہ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے نہیں بتایا. لیکن آج لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دیٹ واز اے فراڈ، دیٹ واز اے اسکیم، ایسا وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا. اور فیبوناچی سیریز آلدو نیچرلی بہت زیادہ پائی جاتی ہے نیچر میں، قدرت میں، لیکن اس سے کبھی بھی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اس سے آپ کو سائنٹسٹ یہاں تک پتہ کر پائے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی رینڈم سٹیٹ کا پتہ کرنا ہے کہ اگلا کیا ہوگا، تو آپ کو اس کی انیشیل سٹیٹ پتہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کوائن کے فلپ کرنے پہ نیکسٹ ٹائم کیا آئے گا، تو مجھے اس یونیورس کی انیشیل سٹیٹ پتہ ہونی چاہیے کہ ماس کیا تھا، کتنے ایٹمز تھے، کس جگہ پہ تھے، واٹ واز دا ایٹماسفیئر، واٹ واز دا ایئر پریشر. اتنے زیادہ ویریبلز ہیں، سو کوئی بھی یہ کبھی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. تو آئی ہوپ ہم نے آپ کے نالج میں اضافہ کیا ہوگا. ہم سوڈو سائنس، اسکیمز اور یہ جتنے بھی فراڈز ہیں ان کے بارے میں ایک الگ ویڈیو بنائیں گے، لیکن آج کی ویڈیو نے ہوپ فلی آپ کو بہت زیادہ نالج دیا ہوگا. اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہم ایسی ہی ویڈیوز بناتے رہیں. تھینک یو سو مچ.